टेल अस व्हाट टू डू. नॉन हाइपरटेंसिव नहीं है ये, ठीक है. हाँ तो करना क्या है, फर्स्ट टाइम यानी पहले से ये नॉर्मोटेंसिव थे. 70 years मेल फॉर रेगुलर चेकअप, रेगुलर चेकअप. करना क्या है, पहले तो कंफर्म करना. कंफर्म ऑलरेडी है, ऑलरेडी कंफर्म नाम नहीं. कंफर्म डायग्नोसिस, ईटियोलॉजी. एक्सट्रीम एजेस में जब भी आए तो सेकेंडरी कॉज हो सकती है. 70 years में किसी को हाइपरटेंशन आ रही है तो रीनल बहुत इंपॉर्टेंट है जज करना. बाकी और भी हो सकती हैं जी, वो सबको वही वो तस्बीह. कंफर्म डायग्नोसिस, ईटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस, कोमोर्बिड्स, वो सब कुछ असेस करना होगा इस पेशेंट में. Certainly we know that our target goal is 150/90. Even systolic is above that, you have to treat. Diastolic within normal है तो इसका ये मतलब नहीं है कि systolic को treat नहीं करना होगा. Systolic को भी treat करना होगा. JNC8 ने हमें कोई गाइडलाइन नहीं दी कि कौन सी ड्रग यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसको नीचे लाने के लिए. So let's see how to deal with. Occur in more than 2/3 of individual after 65, hypertension. Increased systolic blood pressure is the single most important risk factor for cerebrovascular event in elderly. ये मिसकंसेप्शन थी कि जितनी एज है इसके लिए मैंने इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज प्लस सिस्टोलिक रखा है. ये जो पुराने जनरल प्रैक्टिशनर वो इसका जवाब देते हैं सर ये नॉर्मल है क्योंकि ये एज प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसीलिए इसका 70 रखा है इस सिनेरियो में. तो ऐसा नहीं है. JNC8 क्या कह रही है 150 सिस्टोलिक, इससे ऊपर है तो आपको ट्रीट करना है. 190 नॉर्मल होगा. ये पहली एक गाइडलाइन में था ऐसा, उस वजह से वो अब तक चलता है. तो इसलिए एंड इट्स मोर लीथल इफ योर पल्स प्रेशर इज हाई, यू आर एट मोर रिस्क ऑफ स्ट्रोक. जितना पल्स प्रेशर वाइड होता जाएगा. तो सिस्टोलिक का बढ़ना नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, ये अपने जहन से बात निकाल दें. इन ओल्ड एज लोगों में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें असेसमेंट तो सारी चीज़ें वही सब कुछ करेंगे आप, वही सब कुछ ECG, यूरिन DR, ये वो सारी चीज़ें फाइनल कंक्लूजन बना के फिर ट्रीटमेंट के लिए. कॉशन इन प्रिस्क्राइबिंग एनी एजेंट विच कंट्रीब्यूट्स ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन. वेजोडायलेटर्स अगर आप दे रहे हैं तो ज़रा ख्याल रख के दी. इन लोगों को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है. अच्छा है कि पहले चेक भी कर लें उसको कि इनको है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी या नहीं. यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक और साइनर्जिस्टिक एजेंट्स में कॉम्प्लिकेट थेरेपी. साइनर्जिस्टिक में आप देखते होंगे अक्सर जो लोग कार्डियो में इमरजेंसी में कि अक्सर इनको बीटा ब्लॉकर और कैलान या हर्बेसर ज़रा सी ऐड हुई और अगले दिन ये ब्लॉक के साथ आपके पास पहुँच गए. दे हैव एवरीथिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, देयर कंडक्शन सिस्टम एंड एवरीथिंग. डोंट बिलीव ऑन देयर बेस लाइन. व्हाट हैपन्स, you are giving them beta blocker and this baseline heart rate is 80-90 and having some angina, and you just add on a good dose of Kelan like 40 milligram 1 TDS, thug 40, because they don't have the conduction system same as that of young people. They already have some degeneration there. So if you are compelled with, start very low dose, see how they respond, then incrementation, because sometimes it so happens that despite of going to optimum doses of like one rate limiting agent, your rate with AF is not controlling another. So always be lower initial. Titration should be complete over a longer time and dosage increment should be very small. आपने 5 से इनकी कॉन्कोर 10 करेंगे, 80 से ढस रेट एकदम 40 आ जाएगा. इंक्रीमेंटेशन भी अगेन बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिव अकॉर्डिंग टू देयर रेट रिस्पॉन्सेज वो होना चाहिए कि अपनी ट्रीटमेंट के एग्रेसिव के चक्कर में उस तरह ना बिहेव करें जैसे आप यंग लोगों में बिहेव करें. बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये चीज़. कुछ स्टडीज ने ये शो किया है कि डायरेटिक एंड कैल्शियम एंटागोनिस्ट आर अ गुड फर्स्ट लाइन थेरेपी इन पेशेंट्स, बट
conclusively as a guideline like JNC 8 haven't really given you this that you should be using this or that, but this is all personal. I personally prefer calcium channel blockers in old age patients. I avoid rate limiting agents. ACRs भी किडनी विडनी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ये होते हैं, तो अनलेस एंड अनटिल अच्छी मॉनिटरिंग आप कर सकें तो या पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है. Certainly, if you have a very strong compelling indications, unless and until बीटा ब्लॉकर इनमें कोशिश करें, unless कोई बहुत strong compelling indication. कंडक्शन सिस्टम में इनके प्रॉब्लम्स होती हैं, आप हाइपरटेंशन के लिए दे रहे होते हैं और फिर 100 में से 10-15 लोगों को ब्लॉक्स ज़रूर उस बीटा ब्लॉकर से, आज नहीं तो 5 साल बाद, 7 साल बाद, क्योंकि वो कंटिन्यू किसी को फ़ौरन महीने बाद ही हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके मरीज़ को आपकी वजह से ब्लॉक हुआ है, उसको टीपीएम लगाना पड़े. तो अनलेस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर बीटा ब्लॉकर दें, वरना ना दें. सिमिलरली MI, CCF ये सब कुछ है तो देना पड़ेगा. तो ओल्ड एज में बस कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, बस एक आइसोलेटिक सिस्टोलिक को भी हाइपरटेंशन लेना है और ड्रग डोजेजेस, इंक्रीमेंट्स, सिलेक्शंस अकॉर्डिंग टू कोमॉर्बिड्स और अप टाइट्रेशन बहुत ही स्लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. को ट्रीट करेंगे और डायस्टोलिक उसका नॉर्मल है और हम सिस्टोलिक को ट्रीट करें तो डायस्टोलिक में ड्रॉप का होगा जी. उसमें ख्याल रखना होता है, अगर ऑनगोइंग स्कीमिया या और चीज़ें हैं तो 70 से नीचे डायस्टोलिक नहीं जाना चाहिए. फिर आपको उस इंडिविजुअल केस में डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डायस्टोलिक प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉरोनरी फिलिंग. तो अगर वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा तो इनको स्कीमिया शुरू हो जाएगा, इसलिए ख्याल रखना पड़ता है. फिर अब उसमें अब ट्रायल एंड एरर है कि कौन सी ड्रग ऐसी जो डायस्टोलिक को ना कम करे और सिस्टोलिक को कम करे और इस तरह, इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनमें थोड़ा सा बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स. लेकिन ये जी केस टू केस डिपेंड करता है कि आप कैसे फिर उसको डील करेंगे. डायस्टोलिक बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए. ये 55 years मेल नोन डायबिटिक फॉर 15 years on oral hypoglycemic with no other comorbids, having frequent blood pressure around 146/85 for last 1 year. कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे जी. कंफर्म डायग्नोसिस बिल्कुल कि थोड़ा सा ही फर्क है नॉर्मल से, और आपका JNC 8 अब 140/90 कह रहा है. और फिर वही सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डायबिटिक है तो कोमॉर्बिड्स पिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन कोमॉर्बिड्स को जज करें कि क्या एडिशनल कोमॉर्बिड्स हैं जिनकी वजह से मुझे स्पेशली किडनी डिसलिपिडेमिया, प्री एग्जिस्टिंग इस्केमिक हार्ट डिजीज़, इसी चीज़ हम नहीं करते हाइपरटेंसिव में, लेकिन इसमें वैसे तो हर में ही ज़रूरी है, लेकिन इसमें और ज़्यादा ज़रूरी है. क्यू वेव इंफीरियर में मिल जाएंगी, इंटीरियर में मिल जाएंगी, बिल्कुल. तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक डायबिटिक पेशेंट के अदर कोमॉर्बिड्स को कॉम्प्रिहेंसिवली असेस करना, बहुत ज़रूरी. तो अगेन वही चारों ऑब्जेक्टिव्स के बाद अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक. इसमें बहुत ज़्यादा वेट आप नहीं करेंगे क्योंकि ये अब जनरल पॉपुलेशन वाली बात नहीं रही, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर इसके रेंजेस 140-90 के अराउंड आ रहे हैं तो इसमें 1-2 वीक का टाइम देने के बाद आप मेडिकल मैनेजमेंट शुरू कर देंगे. बल्कि कुछ स्टडीज़ ने तो इवन एस या ARBs को विदाउट ब्लड प्रेशर भी इनके लिए बेनिफिशियल कंसिडर किया हुआ है एज ए 2A एजेंट, तो आप वो भी दे सकते हैं फॉर रीनल प्रोटेक्शन. लेकिन तमाम चीज़ें असेस करने के बाद रीनल स्टेटस स्पेशली benefit of tight blood pressure control may be as great or even greater than the benefit of strict glycemic control. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कन्वे करना पेशेंट को. ये पेशेंट ज़्यादा डायबिटोसिस के चक्कर लगा रहा होता है, प्रेशर की इसको फिक्र नहीं होती है इतनी ज़्यादा कि वो उस चक्कर में लगा हुआ है कि नहीं आपके पास भी ना है लेकिन प्रेशर को बड़ी तवज्जो दे. प्रेशर कंट्रोल करने से ये इवन ग्लाइसेमिक कंट्रोल से ज़्यादा बेनिफिट लेगा इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग बोथ मैक्रो एंड माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस. डायबिटीज़ का ज़्यादा बेनिफिट माइक्रोवेस्कुलर पे है, मैक्रो पे कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है. और इवन ओल्ड एज में स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं एज कम्पेयर टू, यानी आपको उनका हीमोग्लोबिन 6.5 to 7 रखना चाहिए ओल्ड एज में. तो जितना स्ट्रिक्टनेस करते हैं
हाइपोग्लाइसीमिया, एरिथमियाज, मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। बहुत यंग है तो फिर तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, वरना जैसे जैसे एज ओल्ड हो रही है तो थोड़ा सा रिलैक्स कंट्रोल होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन ब्लड प्रेशर रादर देन शुगर। चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट अगेन एनी बट ACE and ARBs आर प्रेफर्ड। प्रीवियस गाइडलाइंस ने 130 और अभी भी कुछ गाइडलाइंस यही एडवोकेट करती हैं कि डायबिटिक्स में आपका टारगेट 130/80 होना चाहिए, लेकिन अभी जो JNC 8 आई है उसने अगेन 140, लेकिन सब्सिक्वेंट छोड़ दिया है आपके कि उसके एडिशनल कोमॉर्बिड्स क्या हैं, कैसी सिचुएशन बनती है, उस हिसाब से आप इसको पेशेंट को डील करें। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन स्किमिक हार्ट डिजीज। जी, इसमें अभी मैं वो इसीलिए इसको मैं क्विक ख़त्म करना चाह रहा हूँ ताकि आखिरी मेरे पास कुछ 15-20 मिनट बच जाएं तो मैं आपको वो डिसलिपिडीमिया का वो ATP4 और रिस्क असेसमेंट का जो कैलकुलेटर है उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, तो वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। ये बस हमारा लास्ट सिनेरियो है। वैसे तो हाइपरटेंशन में कई सिनेरियोज आ सकते हैं, अब आपको खुद को रिलेट करना होता है। बेस आपने वही 4 तस्बीह याद रखनी है, चारों पॉइंट्स। हर जो भी आपके पास सिनेरियो होगा ठग शुरू वहीं से होगा। कंफर्म डायग्नोसिस, इटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस, अदर कोमॉर्बिड्स, इन चारों चीज़ों को असेस करेंगे तो सही मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। अगर ये चारों चीज़ें असेस नहीं कर रहे तो पेशेंट का ना सही बैकग्राउंड होगा, ना ही सही मैनेजमेंट होगी, ना उसका प्रॉपर रिस्क रिडक्शन हो सकेगा। ब्लड प्रेशर को ये ना समझें, अगेन बाबा मैं कह रहा हूँ तो यही कन्वे करें अपने सब्सिक्वेंट जूनियर्स को कि ब्लड प्रेशर को नंबर डिजीज़ ना समझें, इसको एक इंडिकेटर समझें टू असेस द कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क ऑफ योर पेशेंट फॉर फर्दर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, और फिर उसमें हर करेक्टेबल चीज़ आइडेंटिफाई करें और उसको ठीक करें। यानी बीपी एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसकी वजह से मरीज आपके पास पहुंच गया है, अब ये आपका काम है अब उसकी आप हर चीज़ असेस कर लें जिसको आप ठीक कर सकते हैं। जो कुछ ऑलरेडी हो चुका है उसकी भी फर्दर प्रोग्रेशन को रोक सके। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त इंडिकेटर है फॉर पिकिंग हाई रिस्क पेशेंट्स। चीप, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ एक बीपी चेक करना है, बस एक बीपी सही से चेक हुआ, वो भी हमने बता दिया कि आप 100 मरीजों को ऐसे बीपी का वो लगा दें कैंप, कितने रिस्क वाले आप पकड़ लेंगे, और यही आप लिख लिख के देते रहें कोलेस्ट्रॉल और ये वो, कोई नहीं कराता। और उसी मरीज़ का एक बीपी रीडिंग बढ़ जाए तो वो कैसा भागता हुआ आता है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू कन्विंस पीपल टू हैव देयर रिस्क असेसमेंट वंस दे हैव स्लाइटली इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इवन बल्कि ऐसा चेक करने वाला मिल जाए तो गलत चेक करके हाई रिकॉर्ड करता रहे, फर्दर कंफर्मेशन पे ठीक हो जाएगा लेकिन रिस्क असेस तो ये भी एक स्ट्रेटजी है हमारे लोगों को पकड़ने की। बहरहाल इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में थोड़ा सा आपके पास डिपेंड करता है कि मरीज़ किस स्टेज पर है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एक बहुत बड़ी बास्केट है। हम अक्सर कह देते हैं कि बस हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़, भाई इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में क्या, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, पोस्ट MI, पोस्ट इंटरवेंशन, क्या डील कर रहे हैं आप, LV नॉर्मल, एबनॉर्मल, उसके लिहाज से ट्रीटमेंट बनती है। जनरल CAD प्रिवेंशन एक प्रिवेंशन की हद तक है तो सिर्फ 140/90 से कम ब्लड प्रेशर आपको चाहिए। एनी इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और कॉम्बिनेशन, JNC 8 अब यही कहती है। जब आप प्रिवेंशन के लिए बात कर रहे हैं तो ये है स्पेशल कंसिडरेशन इफ सिस्टोलिक 160-100 देन स्टार्ट विद सेकंड ड्रग्स। प्रिवेंशन की हद तक यही है। हाई CAD रिस्क, इसमें कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं, होप है और एक दो हैं जिसमें ACE और ARB प्रेफरेबल है। कुछ और भी आई हैं जिसमें CCB और थायजाइड भी इन कॉम्बिनेशन, और ये सिमिलरली यही बात है। अब आ जाए अनस्टेबल एंजाइना, नॉन ST एलिवेशन है हमारा। Certainly this is a stage, no matter how you give a bad name to beta blockers, this is an ongoing ischemia stage. So your first choice would have been, ये एक लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि पेशेंट बेचारे का बेस लाइन प्रेशर 110/70 है। अब क्या होता है कि वो जो रिसीविंग डॉक्टर होता है बीटा ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर, नाइट्रेट सब कुछ शुरू कर देता है। दिस इज द टाइम वेयर यू हैव वेरी लो प्रेशर्स टू प्ले विद।
and your baseline heart rate is 110. Now first try to get your heart rate targets with beta blocker with adequate pressure available. Acute situation में जब ischemia चल रहा है, rather than giving everything. देखो ACE inhibitor 1-2 दिन का कोई benefit नहीं देता, 5 साल की ACE inhibitor फिर further benefit देगी. जबकि इस वक्त आपको इरिथमिया, एक्यूट स्कीमिया, इन तमाम चीज़ों से उसको प्रिवेंट करना है. होता क्या है कि इस पेशेंट का 90-70 बीपी इन 2-3 दवाइयों की वजह से ठक हो जाता है, जिसमें स्कीमिया भी शामिल है. तो बेसलाइन प्रेशर्स अगर कम हैं, इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी टू गिव बीटा एंड एस साइमल्टेनियसली एट दिस मोमेंट. आई वुड प्रेफर टू गिव इन बीटा एंड नाइट्रेट, नो एस इनहिबिटर एट दिस मोमेंट, बिकॉज आई एम डीलिंग विद द पेशेंट विद ऑनगोइंग. कॉमन सेंस सेज इट. उसके बावजूद भी बीपी टारगेट से बढ़ा हुआ हो, देन ऐड ऑन एस. और वंस यू हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, इसको नेक्स्ट डे कैथ में ले गए, एलईडी टोटल थी खोल दी, अब इसको स्कीमिया का इशू नहीं है, अब आप बीटा ब्लॉकर रिड्यूस कर लें, नाइट्रेट खत्म कर दें और एस इनहिबिटर, क्योंकि एस इनहिबिटर इज फॉर प्रिवेंशन, इट्स नॉट फॉर टेकिंग केयर ऑफ स्कीमिया. ये अक्सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि वो आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे जो भी एडमिट हो रहे होते हैं ना, उसमें लगता है कि वो जूनियर ने सोचा भाई पूरा ठप्पा है जो देना है हर हाल में मरीज में, चाहे कुछ भी बीपी हो, सारी चीज़ें उसमें देनी है जिसका बीपी 180, 190 इस टाइप का बीपी हो, तब आप सारी चीज़ें लिखें, वरना इसमें स्टेप वाइज चलना होता है. तो अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और पोस्ट एमआई एंजाइना पेशेंट्स शुड बी फर्स्ट ऑन बीटा ब्लॉकर. इफ बीपी अलाउज देन एस इनहिबिटर, फिर नाइट्रेट तो अकॉर्डिंगली है ही है, ऑनगोइंग स्कीमिया होगा तो आईवी नाइट्रेट आपको लगानी है, लेकिन उस एस के डोज की वजह से अगले 12 घंटे तक आप उसको डिप्राइव कर देंगे नाइट्रेट से. आपने कैपोटिन दे दी एक और उसकी वजह से बीपी उसका, अब अगले 12 घंटे तक उसको कितना ही पेन हो रहा हो, 90-80 प्रेशर पे आप नाइट्रेट, तो आपने गड़बड़ कर दी ना पेशेंट के लिए. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्यूट सिचुएशन में ड्रग सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स बेसलाइन ब्लड प्रेशर. ये एक्यूट सिचुएशन में इस्केमिक हार्ट डिजीज की डीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने कहा कि वो एक दिन की एस उसकी रिमॉडलिंग प्रिवेंट, 5 साल की एस चाहिए उसके लिए. तो अभी तो आपके पास उसको अभी 110-100 प्रेशर है, पेशेंट को पेन चल रहे हैं और बीपी आपके पास 100-110 का सिस्टोलिक है, तो और एस इनहिबिटर आपने दी, बल्कि आप उसके चक्कर में कभी कभार बीटा ब्लॉकर भी नहीं दे पाएंगे. इसलिए डोंट गिव ऑन बॉर्डरलाइन और माइल्डली इंक्रीज प्रेशर्स. ये मैं आपको सब्जेक्टिव बता रहा हूँ, कहीं गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस और लॉजिकल बात है. वहाँ पे लिखा हुआ ये जरूर है कि बेसलाइन प्रेशर इतना होना चाहिए. जब आप देख रहे हैं कि एक पेशेंट का 110 बेसलाइन है, तो बीटा ब्लॉकर तो लामहला थोड़ा सा, तो ऑलरेडी आप उसको उस रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली रेंज में आ ही जाएगा. तो एस और बीटा ब्लॉकर एक साथ न देखें टॉलरेट करता है, बीपी कैसे रह रहे हैं, फिर ऐड ऑन करें और अपने पास रूम रखें फॉर नाइट्रेट्स. और सर ऐसे कंडीशन में हाइपरटेंसिव डोजेस ना दें, यानी कि जो हमारा मकसद इवन लो डोज भी अभी ना. मेरा अपना कोई ऐसा ज़्यादा कोई मतलब अगर 140 नहीं, वो मुनासिब होता है. आपका बेसलाइन प्रेशर 120-130 है तो दोनों जैसे तो मतलब वही मैं एक ऐसा बिल्कुल उस वाली बात कर रहा हूँ कि जो बेसलाइन प्रेशर ही बॉर्डरलाइन है, कि आप समझ रहे हैं कि ये अभी टॉलरेट नहीं कर पाएगा उसमें, तो ये एक सेंस होना चाहिए ट्रीटिंग फिजिशियन के पास कि मुझे इसमें किस तरह ऐड ऑन करनी है ट्रीटमेंट. और anterior MI present if hypertension persists, if LV dysfunction और heart failure is present or fit present, यानी ये ACE और ARB के लिए ये चीज़ें हैं जो आपको ऑब्लिगेटरी करती हैं कि आपने लाजमी ऐड ऑन करनी है. तो वो आप इस सेटिंग में 2-3 दिन बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब मुझे ऐड ऑन करनी है और कितनी ड्रग ऐड ऑन करनी है. ST एलिवेशन MI में जी अगर सर बीटा ब्लॉकर की कॉन्ट्राइंडिकेशन, सॉरी आप ये बीटा ब्लॉकर की कॉन्ट्राइंडिकेशन मिल रही है, लेट्स से कुछ लोग सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हम उसको किसी नहीं दे पा रहे, तो फिर इन दैट सिनेरियो में क्या इस्तेमाल होगा? देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन 2 तरह की है. कंडक्शन प्रॉब्लम की कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो फिर कुछ नहीं दे सकते. अगर ब्रोंकोस्पैज्म या कुछ और है तो लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, रेट लिमिटिंग. लेकिन उसमें भी सिनेरियो एक है कि एलवी डिसफंक्शन के पेशेंट में बड़ा मुश्किल सिनेरियो हो जाता है कि एज़मा, एलवी डिसफंक्शन और एज़मा भी ऑन गोइंग और बीटा ब्लॉकर अब नहीं दे पा रहे. आई हैव वन चॉइस नाउ. नहीं,
सर अब क्या करें? बीटा ब्लॉकर तो ऑन गोइंग ब्रोंकोस्पाज्म में सेलेक्टिव भी नहीं दे सकते, ऑन गोइंग ब्रोंकोस्पाज्म में सेलेक्टिव भी, वो वेजोडायलेटर है एक तरफ से, ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, बीटा 1 तो है जी। इवाब्रेडिन, this is a new choice available, but even then there are 1 or 2 studies with long acting like Kelan, there are 1-2 studies. So इवाब्रेडिन जब तक नहीं थी तो आपके पास ये ऑप्शन था कि आप लॉन्ग एक्टिंग वाली एसआरस या हर्बेसर विद वेरी हाई रिस्क ऑफ डिटेरेटिंग फेलियर, बड़ा ही, तो अब इवाब्रेडिन की वजह से एक आपके पास बेनिफिट आ गया कि वो बीपी को अफेक्ट नहीं करती, फेलियर में अब उसका रोल आ गया है, एफडीए ने अप्रूव कर दिया इवाब्रेडिन को इन फेलियर एज वेल, दे सकते हैं, So रेट let's लिमिटिंग एजेंट दे सकते place in your scenario these patients like diabetic, let's confine with the diabetic, the patient on sulfonylurea. So can we place this patient with the beta blockers? Research says, I mean, This all risk and benefit. Post MI patient within first 24-hour beta blocker is obligatory. You have to, unless and until absolute contraindications. ST elevation MI, अभी हम नॉन ST की हमने बात की. नॉन ST थोड़ा सा ये एक डिफरेंट एनिमल है एज कम्पेयर टू ST एलिवेशन. इसमें आप एडमिट करके पेशेंट पेन फ्री हो तो इस सुकून में ना आ जाए कि पेशेंट स्टेबल है. ST एलिवेशन में एडमिशन के बाद पेशेंट पेन फ्री है तो किसी हद तक सुकून होता है कि जहाज क्रैश हो गया, जो बचना था वो बच गया. नॉन ST इज पोटेंशियल इस्कीमिया. You don't know what's happening. Maybe a plaque sitting in left main or proximal LAD which is partially revascularized, and the patient can give you a different situation even within hours. You don't know. नॉन ST में आप पक्के तो नहीं है ना क्या है. इस वजह से अपने पास सारे ऑप्शंस रखें उसके इस्कीमिया को ट्रीट करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कैथ अवेलेबल है कि फौरी कैथ में लेके जाएं और उसको फिक्स करें. ST एलिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पे एवरेज स्टार्ट कर सकते हैं. इवाब्रेडिन जो है नहीं, इवाब्रेडिन फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं. बीटा ब्लॉकर अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड या रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तब उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, वरना नहीं. या उसके बावजूद रेट 70 से ऊपर रह रहा है तो कर सकते हैं. ST एलिवेशन टारगेट इतना है, बीटा ब्लॉकर एंड एस और ARBs. बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड Liltazimab of Verapamil, but if not, if bradycardia or LV. इसमें जवाब आपकी बात का भी दिया हुआ है. लेकिन अब क्योंकि इसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज थी तो अब इवाब्रेडिन अच्छी चॉइस है अगर वो NAS और ARBs. लेकिन ये क्या है, बीटा ब्लॉकर, पेशेंट इज हीमोडायनामिकली स्टेबल इन ACE और ARBs. ST एलिवेशन स्पेशली एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल्स में, इसमें जो आप इनिशियली ओरल ट्रीटमेंट शुरू करें तो बड़े लो डोजेजेस और ये कंसिडर करते हुए कि किसी वक्त भी फेलियर में जा सकता है, बेस लाइन प्रेशर को देखते हुए शॉक में जा सकता है ये पेशेंट. इन्फीरियर में अगेन उसका कंडक्शन सिस्टम, आर्वी इंफार्क्ट, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट करनी होती है. इस्केमिक हार्ट डिजीज विद LV डिसफंक्शन, ACE और ARB, बीटा ब्लॉकर, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, थायराइड, लूप डायरेटिक. अच्छा, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. देखिए, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो पेशेंट LV डिसफंक्शन के साथ होते हैं, अक्सर औक़ात इनके ब्लड प्रेशर बहुत 190, वेरी लो प्रेशर टू प्ले विद. अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि इनको ऑनगोइंग फेलियर प्रीडोमिनेंट है या ऑनगोइंग स्कीमिया प्रीडोमिनेंट. इसमें गलती करते हैं, वही गलती. ACE इनहिबिटर की इतनी बड़ी डोज चल रही है उसकी वजह से. अच्छा, बीटा ब्लॉकर क्या चल रही है, कार्बिडालॉल, हालांकि पेशेंट को स्कीमिया चल रहा है. कार्बिडालॉल के साथ इशू ये है कि उसका जिस अमाउंट में आपने रेट कंट्रोल करना है ना, तो 25 BD के लिए जो प्रेशर चाहिए वो नहीं होता है इनके पास. तो इसमें क्या होता है, अगर इनको ऑनगोइंग स्कीमिया है, हार्ट फेलियर में एक्चुअली 3 बीटा ब्लॉकर्स लाइक कार्बिडालॉल, मेटोप्रोलोल, सक्सिनेट एंड बिजोप्रोलोल, these 3 आर प्रेफरेबल. अब चूंकि हमारे यहाँ कॉमन बहुत ज़्यादा कार्बिडालॉल लिखी जाती है तो हर फेलियर में इन पेशेंट में जिसके बेस लाइन प्रेशर्स कम हों उनके लिए अच्छी आइदर बिजोप्रोलोल है कि वो कम डोजेजेस में रेट ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करेगी, प्रेशर पे इफेक्ट कम करेगी, रेट को ज़्यादा कंट्रोल कर देगी. जबकि कार्बिडालॉल के उसी अमाउंट में आपको रेट कंट्रोल करने के लिए बहुत हाई डोजेजेस चाहिए.
इनमें क्या होता है कि इनको स्कीमिया हो रहा होता है, वो आप वही कन्वेंशनल 6.25 कार्बिडोलॉल हाफ बीटी एस इनहिबिटर की एक बहुत बड़ी डोज चल रही होती है, रेट इनका 90-100 चल रहा होता है। आप क्या करते हैं, कार्बिडा को बढ़ाते हैं, अगले दिन ये हाइपोटेंशन तो फिर वापस उसी पे कर देते हैं। तो भाई एस इनहिबिटर बंद कर दो इसमें थोड़े दिन के लिए, स्कीमिया को टेक केयर करने के लिए। सॉरी, तो ये फेलियर विद इस्केमिक हार्ट डिजीज को बड़ा टेक्निकली डील करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इरिथमिया साथ है, स्कीमिया साथ है, फेलियर डोमिनेंट है, तो किस तरह हमें मैनेज करना है इन पेशेंट्स को। अगर प्रीडोमिनेंटली इरिथमिया ज़्यादा है या फिर फास्ट वेंट्रिकुलर रेट है तो बीटा ब्लॉकर और डिजॉक्सिन भी इवन कभी कभार उसके साथ एड अप करनी पड़ती है। प्योर फेलियर है तो इस तरह से अकॉर्डिंगली डील करना पड़ता है इन पेशेंट्स को। सो विद दैट माय एंड प्रेजेंटेशन, I'll just quickly go through a part of risk calculator and dyslipidemia to give you an idea about that, and then we finally conclude and summarize the thing. ये वो रिस्क कैलकुलेटर है जिसपे आप 10 ईयर रिस्क निकालते हैं। आप कहीं से भी डालेंगे ना ACCAHA रिस्क कैलकुलेटर न्यू वन, इससे पहले हम फ्रीमिंगम स्कोरिंग से करते थे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जेंडर, एज, रेस, अब पता नहीं हमारी रेस क्या होगी, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और फिर रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर हाई ब्लड प्रेशर और नॉट, इफ ग्रेटर देन 120 BP होगा, डायबिटीज़ और स्मोकर। इन तमाम चीज़ों को आप डालेंगे तो आपके पास पेशेंट का रिस्क आ जाएगा। जैसे रिस्क फैक्टर यूज इन कैलकुलेशन में, यानी जो वेरिएबल आपको चाहिए वो ये सारे हैं। इसमें मैंने देखा है कि 4 या 5 कैलकुलेटर रिस्क आ जाते हैं ना, तो ये अमूमन ये बन जाता है। जैसे एक मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, 62 इयर्स मेल विद ओकेजनल इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अच्छा, इसका मैं ATP4 की थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे दूँ। ये है ATP4 में जो कोलेस्ट्रॉल गाइडलाइंस है ट्रीटमेंट की, उसमें पेशेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप क्या है, पेशेंट्स विद अथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। दूसरा ग्रुप क्या है कि ग्रेटर देन 190 LDL। तीसरा ग्रुप डायबिटिक्स, और चौथा ग्रुप जिसमें ये तीनों चीजें नहीं हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादा हो जाएगा एब्जॉर्ब करना, इसमें यहाँ रोक देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड है, फिर कभी बात कर लेंगे। बस रिस्क कैलकुलेटर आपने देख लिया तो वो काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, जस्ट इन समरी आई वुड से dealing blood pressure, again repeating same thing, it's not a number game. You have to assess your patient comprehensively in terms of confirming diagnosis, assessing etiology, complications and other comorbids. These all 4 things, if properly assessed, then guide you towards management. What should be the management plan of your patient? And management plan can be variable according to individual patient. You can't make a standardized plan for every patient. It depends on how your primary workup have come up with what's really in the results of all those 4 objectives assessment. Then special situations, increased blood pressure, crisis. Crisis 3: pseudo, urgency and emergency. Pseudo, just observation for 10-15 minutes, seeing blood pressure coming down according to the status. Chronic pre-existing है तो कुछ और, नहीं है तो कुछ और. Urgencies should be sent on multiple oral medications with same objective assessment workup and close follow-up within 1 day. And advises to the patient if any clues towards emergencies are developing,
immediately rush to your nearby hospital. And what are those advices regarding stroke, failure and ischemia? These three are major components in terms of assessing by a layman about urgency converting into emergency. तो वो है प्रेगनेंसी में बहुत एग्रेसिव नहीं होना है ट्रीट करने के लिए, 150-100 तक ब्लड प्रेशर काबिल कबूल है. सिर्फ ये चेक करना है कि इस पेशेंट को कोई प्री एक्लेम्सिया का एविडेंस तो नहीं आ रहा. अगर वो नहीं आ रहा तो बड़ी आसान से प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन. और एक और बात बताऊं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कभी कभार प्रेगनेंसी के बाद भी चलती है कुछ वीक्स तक, तो ड्रग शुरू करने की ज़रूरत. कुछ लोग आफ्टर प्रेगनेंसी भी कुछ वीक्स 6 to 12 वीक्स हो सकता है थोड़ा सा बीपी ज़्यादा रहे, उन्हीं प्रीवियसली हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो बाद में डाउन हो जाएगा. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट. ओल्ड एज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज एज इंपॉर्टेंट एज डायस्टोलिक बट मोर इम्पॉर्टेंट. ड्रग्स की सिलेक्शन टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, उसके मुताबिक फैसले करना. डायबिटिक्स में आपका थ्रेशोल्ड लो होना चाहिए ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए. एडिशनल कोमॉर्बिड्स को असेस करना बड़ा ज़रूरी डायबिटीज़ में. इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में अकॉर्डिंग टू सिनेरियो यू शुड बी नोइंग योर पेशेंट व्हाट्स हैपनिंग राइट एट द मोमेंट टू, बिकॉज एक वक्त आएगा कि हार्ट फेलियर और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में हर ड्रग इंडिकेटेड होगी. जिस तरह से एविडेंस आते जा रहे हैं कि ये भी बेनिफिशियल है, ये भी बेनिफिशियल है, ये भी बेनिफिशियल है. अब ये आपकी चॉइस है एज ए ट्रीटिंग फिजिशियन, व्हाट ड्रग एट व्हाट डोजेजेस एट व्हाट मोमेंट, कौन सी ज़्यादा कौन सी कम, कौन सी ज़्यादा कौन सी बिल्कुल नहीं अभी क्योंकि प्रेशर इजाज़त नहीं दे रहा. तो ये सारी चीज़ों को. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लर्निंग. Resistant hypertension actually is a part of usually secondary hypertension में ऐसा हो सकता है जो क्लू होती है. रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन एक तो हम कहते हैं जब आप 3 ऑप्टिमम डोजेजेस पर जाने के बावजूद बीपी कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उसको हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं. डोजेज वही है कि हम प्रीमेच्योर रेजिस्टेंट एबल कर देते हैं. 3 ड्रग्स के ऑप्टिमम डोजेजेस पे जाने के बावजूद किसी का बीपी हाई रहे तो वो क्लू होता है टुवर्ड्स सेकेंडरी हाइपरटेंशन. सर्च करना होता है वो सारी चीज़ें और फिर उसके मुताबिक फैसले करना. ठीक. एक जनरल एडवाइजेस है. सॉल्ट, इसकी भी 3 तस्बीहें हैं. नमक कम, मीठा कम, चिकनाई कम. ये 3 तस्बीह पढ़ते रहें हर वक्त, खुद भी पढ़ें दूसरों को भी पढ़ाते रहें. अब सेठी इस पे कोई ये जितने भी वो बने हुए होते हैं ना चार्ट वार्ट, कोई नहीं फॉलो कर सकता. अपने तौर पे सोचें जिस चीज़ में नमक है वो कम से कम, जिस चीज़ में चिकनाई है वो, चाहे इवन तेल भी है जितना कम आप कर सकते हैं, और जिस चीज़ में मीठा है ये कम से कम. ये 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में कम से कम कर दें. ख़त्म नहीं करनी है. जो चीज़ खुदा ने हराम नहीं की है तो उसको छोड़ने की कोई बात नहीं है, खा सकते हैं. कम से कम बैलेंस वो इतदाल. बिल्कुल बिल्कुल सही. बिल्कुल वो सारी स्ट्रेटजीज हैं, फिर आप उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. Thank you, Dr. Fawaz. I believe we are having a now this interactive session, rather it's one-way traffic. नहीं ये रिकॉर्डिंग हो रही है. ओके इसकी वजह से. Good afternoon. I hope so. It's afternoon now. And first of all, I would like to thank Dr. Fawad for a very interactive and very nice presentation. And definitely the audience are also are more appreciable because they have participated so well that it was definitely just as Dr. Rizwan was saying, it was not a one-way traffic, it was definitely a two-way traffic. And especially from Bayer Healthcare, I would like to thank again Dr. Fawad. Thank you so much, sir, for your very nice presentation, sir.
And thank you very much, sir. Thank you. So, we will have a lunch ready for serve. Before we move on, we really thanks all of you. Take your time out. I mean, you being people from, different part of St. We do have all presentations here. So please do contact us if you need any sort of modules in the long run. So your feedback definitely help us. Our experts do. So we come up with something with customized. Now the common word buzzword is one is not fit for all. So we can come up with something which is good for your physicians. So how together we can save life. So thank you all. Lunch is ready for serve. Lunch is in Charlie.